क्योंकि महंत नरेंद्र गिरि की मौत में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासा हुआ है उसने हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि ये वसीयत का वो ट्रायंगल है जिसने सवाल खड़ा कर दिया है कि महंत नरेंद्र गिरि की अकूत संपत्ति का जो 200 करोड़ के करीब बताई जा रही है उसका वारिस कौन है। महंत की मौत के 5 दिन पूरे, अब भी कई सवाल अधूरे। सीबीआई की तलाश खोलेगी एक एक राज। $360 डिग्री पर होगी जांच, गुनहगारों पर गिरेगी गाज। महंत की मौत पर मौत, सीबीआई की रडार पर कौन कौन। महंत ने बनाई थी 3 वसीयत, सामने आई 200 करोड़ की असलियत। 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, जो सारे मठ और इन्हीं के बनाए हुई संपत्ति है। कभी बलबीर, कभी आनंद, किसके कहने पर बदली जा रही थी वसीयत। मतभेद हो गया था, झगड़े सामने आ रहे थे। उन्होंने 4 जून 2020 को आकर के तीसरी वसीयत की, फिर बलबीर के पक्ष में। हत्या और आत्महत्या की गुत्थी क्या सुलझेगी मौत की मिस्ट्री। महंत की मौत की सबसे बड़ी पड़ताल किसने बुना, पागंबरी में षड्यंत्र का जाल। महंत नरेंद्र गिरि की कोई 200 करोड़ की संपत्ति है और इसमें कई एकड़ जमीन से लेकर महंगी महंगी गाड़ियां तक शामिल है। लेकिन सवाल इस बात का है कि महंत नरेंद्र गिरि की इस अकूत संपत्ति का वारिस कौन है। क्योंकि सुसाइड नोट में बलबीर गिरि को महंत गिरि ने अपना उत्तराधिकारी बताया है, लेकिन ये कोई पहली वसीयत नहीं है। महंत नरेंद्र गिरि ने 2010 से लेकर 2021 तक 3 बार वसीयत बदली। लेकिन सवाल इस बात का है कि महंत नरेंद्र गिरि ने अपनी वसीयत क्यों इतनी बार बदली। क्या उत्तराधिकारी के लिए शुरुआत से ही लड़ाई चल रही थी। महंत जी ने 3 वसीयतें की थी। एक 7 जनवरी 2010 को, दूसरा 29 अगस्त 2011 को, फिर 4 जून 2020 को। महंत नरेंद्र गिरि की मौत हत्या या आत्महत्या, इस गुत्थी ने पूरे देश को हैरत में डाल दिया है। क्योंकि अब इस केस में वसीयत का एंगल सामने आ रहा है, जो कभी बलबीर गिरि तो कभी आनंद गिरि के बीच घूम रहा है। वसीयत का ये ट्रायंगल कई सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि महंत नरेंद्र गिरि ने 3 बार वसीयत बदली थी। पहली वसीयत 2010 में तैयार की गई थी, जो बलबीर गिरि के नाम थी। लेकिन 1 साल बाद नरेंद्र गिरि ने इस वसीयत को बदल दिया और 2011 में दूसरी वसीयत तैयार की, जो आनंद गिरि के नाम पर थी। लेकिन नरेंद्र गिरि ने इस वसीयत को भी बदल दिया और फिर तीसरी वसीयत तैयार की, जो बलबीर गिरि के नाम पर थी। ये बात किसी और ने नहीं, बल्कि खुद नरेंद्र गिरि की वसीयत तैयार करने वाले वकील ने कही है। ऋषि शंकर द्विवेदी, जो कि महंत नरेंद्र गिरि के और बाघंबरी मठ के वकील हैं, इनका यह दावा है कि इन्होंने 3 वसीयत जो है महंत नरेंद्र गिरि ने कराई थी। क्या है उस वसीयत की डिटेल्स, इस बारे में सीधे ऋषि द्विवेदी जी से बात करते हैं। ऋषि जी, महंत जी ने कितनी वसीयतें कराई थी, क्या क्या उनका डिटेल्स है। महंत जी ने 3 वसीयतें की थी। एक 7 जनवरी 2010 को, जो मैंने नहीं कराई थी, उन्होंने पहले से करा के रखा था। दूसरा 29 अगस्त 2011 को, जो मैंने कराई। फिर 4 जून 2020 को, जो आखिरी वसीयत है उनकी, वो भी मैंने ही कराई। लेकिन सवाल बड़ा है कि महंत नरेंद्र गिरि ने अपनी वसीयत को इतनी बार क्यों बदला। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि 2010 में ऐसा क्या हुआ जो वसीयत बलबीर गिरि के नाम पर थी, उसे बदलकर आनंद गिरि के नाम पर कर दिया गया।
क्या शुरुआत से ही उत्तराधिकारी को लेकर विवाद था या फिर नरेंद्र गिरी ये सब किसी और के कहने पर कर रहे थे? क्योंकि जानकारी के मुताबिक नरेंद्र गिरी की ये पूरी वसीयत 200 करोड़ रुपए की है। कुछ कुल कितनी प्रॉपर्टी है जिसके उत्तराधिकारी होंगे बलवीर गिरी? 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। ये आप किस आधार पे कह रहे हैं, कैसे इवैल्यूएट किया? उनके पास कौशाम्बी में, मेजा में, कुराव में, बांदा में और हरिद्वार में अदर्स इतनी संपत्तियां हैं जो सारे मठ और इन्हीं के बनाए हुई संपत्ति है। महाराज जी ने मठ को जमीन से आसमान पे खड़ा किया। उन्होंने मठ की जो ख्याति लाई वो इससे पूर्व के कभी किसी महंत ने नहीं लाई थी। अब सवाल इस बात का है कि इस 200 करोड़ की वसीयत का असली उत्तराधिकारी कौन होगा? क्योंकि सुसाइड नोट को सच माना जाए तो बलवीर गिरी ही सबसे बड़े दावेदार हैं। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी की मौत जिन परिस्थितियों में हुई उसके बाद पूरा मामला उलझ गया है। वहीं जिस तरीके से बलवीर गिरी बयान से पलटे और जिस तरीके से पंच परमेश्वर की बैठक स्थगित हुई वो कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा है। वो सब ऐसा देखिए, मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। हैंड राइटिंग उनकी है नहीं। हम इतना तो आप भी देखते हैं कि जो साइन कर रहा है आदमी, और अगर आप देखेंगे बगल में तो आपको दिख रहा है वो। आप हैंड राइटिंग पहचानते हैं क्या उनकी? नहीं, मैंने पहचानता और मैंने सरकार को सभी को यही बोला है कि जो जांच का विषय है ये जांच का विषय सरकारों का है। दरअसल ये पूरा मामला सिर्फ उत्तराधिकारी का नहीं है, ये 200 करोड़ की उस अकूत संपत्ति का है जो दूर दूर तक फैली है। ये पूरा मामला बागंबरी मठ और उस पावर का है जिसके सामने बड़े बड़े लोग नतमस्तक हो जाते हैं। गाड़ी नंबर 1 पजेरो, ये भी हनुमान जी के नाम पर है। गाड़ी नंबर 1, अब मैं दर्शकों को दिखाऊं, गाड़ी नंबर 1 पजेरो, गाड़ी नंबर 2 टाटा हेक्सा और गाड़ी नंबर 3 ये फॉर्च्यूनर, चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर। गाड़ी नंबर 4 ये है फॉर्च्यूनर ही है, नई तरह के फॉर्च्यूनर, स्कॉट लगी हुई। गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2, गाड़ी नंबर 3, गाड़ी नंबर 4 और ये गाड़ी नंबर 5। गाड़ी नंबर 5 भी फॉर्च्यूनर है। ये 5001 नंबर का लैंड क्रूजर, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये 1.5 करोड़ से ज्यादा की गाड़ी, लैंड क्रूजर गाड़ी जिससे अध्यक्ष जी चला करते थे, उसकी ये गाड़ी है। और इसकी खूबसूरत और ये मजबूती देखिए। ये गाड़ी नंबर है 7, गाड़ी नंबर 7। और गाड़ी नंबर 8 दिखाना चाहता हूं फिर से, ये है होंडा सिटी, गाड़ी नंबर 8। गाड़ी नंबर 9, गाड़ी नंबर 9 है अम्बेसडर, गाड़ी नंबर 9 अम्बेसडर देखिए। और गाड़ी नंबर 10 इनोवा क्रिस्टा, नई चमचमाती हुई इनोवा क्रिस्टा। क्योंकि अभी इस केस में सिर्फ सीबीआई की एंट्री हुई है, लेकिन जैसे जैसे पैसे का खेल सामने आ रहा है ईडी की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि 5 दिन बीत चुके हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अधूरे हैं, जिन्हें तलाशने के लिए वसीयत का एंगल भी ध्यान में रखना होगा। और 200 करोड़ की वसीयत का असली वारिस कौन है, इसका पूरा सच खोजना होगा। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी कई सवाल ऐसे हैं जो अधूरे हैं। अब अनसुलझे अधूरे सवालों को खोजने का काम सीबीआई करेगी, क्योंकि इस केस में कई ऐसे एंगल हैं जिनकी जांच 360 डिग्री पर जाकर करना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि सीबीआई को केस की कमान बहुत जल्द मिल गई। आमतौर पर सीबीआई को केस की कमान तब मिलती है जब सारे सबूत या तो खत्म हो जाते हैं या खत्म कर दिए जाते हैं। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी के केस में ऐसा नहीं है, और यही वजह है कि सीबीआई पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। महंत की मौत की अनसुलझी मिस्ट्री। अब सीबीआई खंगालेगी हिस्ट्री। जांच एजेंसी तलाशी की सुराग, खोलेगी सीबीआई एक एक राज। पागंबरी मठ के इसी कमरे में 20 सितंबर को शाम 5:20 पर नरेंद्र गिरी का शव बरामद हुआ था। और फिर शुरू हुई तफ्तीश, और धीरे धीरे सामने आने लगे कई नाम और चेहरे जिन पर शक है महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले से जुड़े होने का।
अब जब सीबीआई ने मामले को अपने अंडर ले लिया है तो इस पूरे मामले का रिक्रिएशन करना होगा। उस कमरे की पूरी तफ्तीश सीबीआई करेगी जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का संदिग्ध परिस्थिति में शव बरामद हुआ था। कमरे में मौजूद 3 सेवादारों से पूछताछ होगी। एक टीम गवाहों से पूछताछ करेगी, दूसरी टीम आरोपियों से पूछताछ करेगी, तो वहीं तीसरी टीम महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ करेगी। इस जांच के दौरान सीबीआई को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना है, जिसमें हर उस पहलू को फिर से जांचना होगा जिसकी तफ्तीश पिछले 5 दिन से एसआईटी कर रही थी, और इसमें कई और एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। आरोपियों की खंगाले की कुंडली। दरअसल ये वो चेहरे हैं जिन पर साजिश का आरोप लग रहा है, और अब सीबीआई को नए सिरे से आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी विवाद को खंगालना होगा। आद्या तिवारी के साथ नरेंद्र गिरी के रिश्तों के पन्ने पलटने होंगे। नरेंद्र गिरी की मौत में संदीप तिवारी की भूमिका की जांच करनी होगी। वहीं गनर अजय सिंह का नरेंद्र गिरी मौत से कनेक्शन तलाशना होगा। सिर्फ जांच के दायरे में ये 4 चेहरे नहीं हैं जिनकी पूरी कुंडली सीबीआई को खंगालनी होगी। इसके अलावा कई ऐसे एंगल हैं जिनकी तह तक जाकर सीबीआई को जांच करनी होगी, और हर पहलू पहले से ही जांच एजेंसी के लिए चुनौती बना हुआ है। सुलझानी होगी लाल किताब की गुत्थी। जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ था, वहीं बरामद हुआ था एक सुसाइड नोट, जिसमें न सिर्फ आरोपियों के नाम से लेकर सुसाइड की वजह लिखी थी, साथ ही लिखा था मठ के उत्तराधिकारी का नाम। जिसके बाद सुसाइड नोट को लेकर विवाद हो गया था, और सुसाइड नोट की लिखावट से लेकर हस्ताक्षर पर सवालिया निशान लगाया था। सीबीआई को सुसाइड नोट की लिखावट वाले विवाद की तफ्तीश करनी होगी। सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी का है या नहीं, इसके साथ ही सुसाइड नोट पर हस्ताक्षर की जांच करनी होगी। सुसाइड नोट में जिस वीडियो और फोटो का जिक्र है, उसको तलाशना होगा। सीबीआई सुलझाएगी ब्लैकमेलिंग वाली गुत्थी। अब सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस ब्लैकमेलर को सामने लाने की है, जिसका जिक्र सुसाइड नोट में है। अब ऐसे में सीबीआई को ब्लैकमेलर की तलाश है। ब्लैकमेलिंग की वजह सीबीआई को तलाशनी होगी। आखिरी बार किससे महंत नरेंद्र गिरी की बात हुई, इसकी भी जांच करनी होगी। मौत का प्रॉपर्टी कनेक्शन। अब तक की जांच में सामने आया है कि महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। ऐसे में अब सीबीआई प्रॉपर्टी विवाद के हर पहलू को खंगालेगी। मठ के चंदे के पैसे के विवाद को तलाशेगी। पेट्रोल पंप विवाद की भी सीबीआई करेगी जांच। फिलहाल अब इन पहलुओं की सीबीआई को गहराई से तफ्तीश करनी होगी, और ये सब नए सिरे से करना होगा। यानी 5 दिन में जो खुलासे हुए, उन सभी एंगल को सीबीआई को तलाशना होगा, और एक सिरे में पिरोते हुए महंत की मौत की मिस्ट्री को खंगालना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं बसपा के उन बागियों की जो अब सपा की साइकिल चलाते नजर आ सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बसपा के निष्कासित लालजी वर्मा और रामअचल राजभर ने मुलाकात की। हालांकि अखिलेश ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन राजनीति के जानकार इसके मायने निकालने में लगे, क्योंकि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द ये दोनों सपा का दामन थाम सकते हैं। ये कैसे होगा, कब होगा, रिपोर्ट में। साइकिल का मिशन 2022। बसपा के बागियों को साथ लेकर पूरी होगी जीत की ख्वाहिश। अखिलेश की लालजी वर्मा और अचल राजभर से मुलाकात। क्या विधानसभा में बनेगी बात? इस एक तस्वीर ने यूपी की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि राजनीति में भले ही इसे शिष्टाचार की भेंट कहा जाए, लेकिन चुनावी मौसम में ऐसी मुलाकातों की मायने बदल जाते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव के दाएं और बाएं बैठे ये नेता कभी बसपा की कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से लालजी वर्मा और अचल राजभर की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ सामने आई है, उससे सवाल खड़ा हो गया है कि कभी हाथी की सवारी करने वाले बसपा की ये बागी क्या इस बार सपा की साइकिल चलाते हुए नजर आएंगे?
क्योंकि 3 जून को जब मायावती ने इन दोनों को निष्कासित किया था, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि ये कभी भी सपा में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से निष्कासित किया गया, उस तरह से कोई अपने घरेलू नौकर को भी बाहर नहीं निकाल सकता कि बिना उससे कुछ पूछताछ किए ही और बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उससे हम लोग निश्चित रूप से अपमानित महसूस किए। अखिलेश यादव लगातार चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है उसे बढ़ाने में जुटे हैं। उनकी नज़र लगातार बीएसपी के ऐसे नेताओं पर है जो अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। और आज हाल ही में बसपा से निष्कासित 2 नेताओं के साथ अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर मुलाकात की। इसमें एक हैं लालजी वर्मा और दूसरे रामअचल राजभर, जिन्हें कुछ समय पहले मायावती ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। दरअसल इस बार यूपी में अखिलेश यादव एक खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस रणनीति में जहां छोटे दलों के साथ गठबंधन करना है, वहीं उन नेताओं को सपा में लाना है जिनका कद अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। और लालजी वर्मा और रामअचल राजभर दोनों ही इस पैमाने पर एकदम फिट बैठते हैं। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे रामअचल राजभर यहां अकबरपुर सीट से विधायक हैं। वहीं मंत्री रहे लालजी वर्मा बसपा के नेता विधानमंडल दल रह चुके हैं। और अब इन दोनों के 10 अक्टूबर को अंबेडकर नगर में होने वाली अखिलेश यादव की रैली में सपा में शामिल होने की चर्चा है। अब इन दोनों नेताओं के सपा में आने का अखिलेश यादव को फायदा मिलेगा या नहीं, लेकिन एक बात तय है कि इन दोनों की ही अपने वर्ग में अच्छी खासी पकड़ है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं भाजपा के मिशन पूर्वांचल की। भाजपा ने निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि गठबंधन का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर सस्पेंस है, लेकिन एक बात साफ है कि यूपी में इस बार निषाद वोट काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सपा हो या दूसरे दल, सभी की नजर इस वक्त निषाद वोट पर है। और यही वजह है कि भाजपा ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान चुनाव से 5 महीने पहले ही कर दिया है। दोनों दल मिलकर, ताकत के साथ मिलकर राज्य के अंदर कमल खिलेगा। 2022 की लड़ाई, भाजपा ने गठबंधन की ताकत दिखाई। संजय निषाद भाजपा के साथ, क्या यूपी में फिर बनेगी बात? मैदान में भाजपा के प्रभारी, यूपी की लड़ाई में कौन किस पर भारी? यूपी में जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। यूपी की लड़ाई कैसे जीती जाएगी, कैसे पूर्वांचल में विरोधियों को पस्त किया जाएगा, इसका पूरा रोड मैप भाजपा के यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सामने रख दिया है। यूपी में इस बार भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर होगा। इसके लिए भाजपा ने निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यूपी में भाजपा का निषाद पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान सिर्फ औपचारिकता भर है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी छोटे दलों को साथ लाने में जुटी है, उसे देखते हुए भाजपा के लिए साफ करना जरूरी था। हालांकि यूपी में निषाद पार्टी के साथ भाजपा की गठबंधन का फॉर्मूला क्या होगा, ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि पूर्वांचल में निषाद पार्टी को भाजपा 3 से 4 सीटें दे सकती है। सीटें कितने मिलेंगी ये धर्मेंद्र प्रधान ने भी नहीं बताया, संजय निषाद भी नहीं बता रहे, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जो बातचीत चल रही थी, सीट शेयरिंग चल रही थी, उन सभी चीज़ों पर सहमति बनी और शायद संजय निषाद ने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मतलब सीटें वो पहले मांग रहे थे, बीजेपी ने उसमें कुछ सीटें कम की हैं और तब जाकर सहमति बनी और आज घोषणा हुई है। वहीं निषाद पार्टी ने साफ कर दिया कि वो चुनाव अपने ही चिन्ह पर लड़ेगी, मतलब सिर्फ गठबंधन हुआ है, विलय नहीं।
2019 से हम लोग गठबंधन में हैं और आगे कैसे जीतेंगे उसे फिर से रिफ्रेश करके आगे बढ़ाने का आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और उन्होंने सब बता दिया कि इनके सामाजिक मुद्दे भी समय समय पर दिखेंगे हल होके और सीटें भी सम्मानजनक होगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं, उन्होंने बताया भी। आपके सवाल का जवाब है। आपको बता दें कि पूर्वांचल में निषाद वोट इस बार अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक ये वोट 14 से 16% के बीच है, जिसका पूर्वांचल की कई सीटों पर असर माना जाता है। यही वजह है कि फूलन देवी की मूर्ति को लेकर यूपी में महासंग्राम छिड़ा हुआ है और यही वजह है कि निषाद पार्टी का भाव आसमान पर चढ़ा हुआ है। सबकी कोशिश है कि कैसे भी पूर्वांचल में निषाद वोट उसे मिल जाए, लेकिन भाजपा ने इस गठबंधन से अपनी दावेदारी साफ कर दी है। वैसे भी भाजपा के लिए गठबंधन हमेशा से फायदे का सौदा रहा है। निषाद के साथ गठबंधन का ऐलान हो गया, इससे फायदा होगा बीजेपी को? गठबंधन जब होता है तो फायदा तो होता है। आपको बता दें कि यूपी में भाजपा निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जहां भाजपा गठबंधन के जरिए जोर लगा रही है, वहीं उसकी सुपर 30 जमीन पर काम कर रही है। मतलब साफ और सीधा यूपी में फिर से योगी के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो चुकी है। अब भाजपा की ये रणनीति जमीन पर कितनी काम करती है, ये देखना होगा। लखनऊ से एबीपी गंगा की अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी में चुनाव होने हैं तो मुद्दों की भरमार हो रही है और इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना को भी बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओबीसी वोट बैंक की ताकत यूपी में सबसे ज्यादा है। राजनीतिक दलों की नजर इसी वोट बैंक पर है और जोर लगाकर कहा जा रहा है कि सरकार जातिगत जनगणना कराए, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि चुनाव के मौसम में जाति मत पूछो वोटर की। इसके लिए सरकार ने कुछ खामियां भी बताई। रिपोर्ट। ओबीसी जनगणना पर मायावती का भाजपा पर प्रहार। नहीं होगी जातीय जनगणना, सरकार ने किया ऐलान। यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा ओबीसी की हो रही है। राजनीतिक दलों की हर योजना ओबीसी से शुरू होकर ओबीसी पर खत्म हो रही है और इस बार सबसे ज्यादा जोर ओबीसी जनगणना का है, क्योंकि कई राजनीतिक दल केंद्र की मोदी सरकार से ये मांग कर रहे थे कि इस बार ओबीसी जातियों की कितनी संख्या है ये साफ हो जाए, ताकि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय हो सके। और ये मांग सबसे ज्यादा यूपी में कोई उठा रहा है तो वो है बसपा सुप्रीमो मायावती। लेकिन अब केंद्र सरकार जातीय जनगणना से पीछे हटती नजर आ रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि 2021 में ओबीसी की जनगणना नहीं हो पाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने पुरानी खामियों को जिम्मेदार बताया है। सरकार की माने तो 1931 की जनगणना के मुताबिक कुल जातियां 4147 थीं, लेकिन 2011 SECC में 46 लाख से ज्यादा जातियों की बात सामने आ रही है। सरकार का दावा है कि ये संभव ही नहीं हो सकता। हो सकता है कि इनमें कुछ जातियां उपजातियां नहीं हो, लेकिन अगर इसे सच मान लिया जाए तो सही आंकड़े सामने नहीं आ सकते। यही वजह है कि सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, लेकिन मायावती सरकार के इस फैसले को लेकर हमलावर हो गई हैं। शुक्रवार को मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट दाग दिए और इसे सरकार की वादा खिलाफी बताते हुए जमकर निशाना साधा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना को लेकर सभी विपक्षी दलों के सुर लगभग एक से हैं और ऐसे समय केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया गया है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना करना प्रशासनिक रूप से कठिन है। इसे लेकर कहीं न कहीं अब विपक्षी दलों को एक और मौका मिल गया है सरकार पर निशाना साधने का और इसी कड़ी में अब मायावती ने सरकार की मंशा को लेकर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। और अब सवाल खड़ा हो गया है कि अगर जातीय जनगणना अभी नहीं होगी तो कब होगी? और अगर 2011 की जनगणना का आंकड़ा गलत है तो सही आंकड़ा कैसे सामने आएगा? क्योंकि सरकार की दलील के बाद जनगणना का गणित सुलझने की जगह और ज्यादा उलझ गया है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।